हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप के ऊपर, जिसमें पार्ट नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नंबर 2 है और आर्टिकल 5 से 11 तक है। हमारी इंडिया के अंदर सिटीजनशिप कैसी है? ये सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एक ही सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की सिटीजनशिप और आपकी स्टेट की अलग अलग है। हालांकि JNK में पहले ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्यूल सिटीजनशिप मिलती थी। एक तो जम्मू कश्मीर का उनका सर्टिफिकेट होता था, स्टेट सब्जेक्ट होता था, और एक सेंटर का इंडिया का होता था डोमिसाइल। इसका मतलब इंडियन भी थे और JNK का अलग से था। अब वो ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो है ब्रिटेन। सोर्स क्या है? ब्रिटेन है। इसको हमने ब्रिटेन से वारो किया हुआ कॉन्सेप्ट को। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी में हम लोग NRC की बात करेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, और एक एक करके आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और हमारे MCQs प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब क्योंकि सिलेबस तो आधे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी हम आपका 10-12 दिन में ख़त्म कर देंगे ऑलमोस्ट। सो आपका MCQs प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है। हालांकि सेक्शनल मॉक हमने स्टार्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, बना दिए हुए हैं। वो जैसे हम पब्लिश करेंगे वो बता देंगे आपको कि उसका मॉक टेस्ट में क्या हमने करना क्या नहीं। फिलहाल हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे MCQs के ऊपर। चलिए सिटीजनशिप के ऊपर पढ़ लेते हैं। अभी तक मैंने जितने भी पॉलिटी में आपको लेक्चर पढ़ाया, अब अगर आप एक बार ईमानदारी से देख लेते हो तो आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। और आपको हर एक चीज़ मैंने बताने की कोशिश की, उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है किसके द्वारा? ये आपका सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बना सकता है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसके अकॉर्डिंग अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो आपका सिटीजनशिप एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाती है। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। जैसे अभी भी 2019 में जो अभी चेंज हुआ है उसको भी लागू कर रहे हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम सबसे पहले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चलते धीरे धीरे। तो ये तो बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, और 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से लेकर 51 तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलिए आर्टिकल 5 की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द commencement ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप बोल सकते हो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। मतलब ये अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो वो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है इसके क्या क्या तरीके हैं। बाकी सिटीजनशिप एक्ट में भी आप पढ़ोगे क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के इंडियन, अगर आपको इंडिया का नागरिक बनना है तो। इसमें जो सिंपली आप कैसे इंडियन सिटीजनशिप अडॉप्ट कर सकते हो उसके सिंपल 2-3 स्टेप हैं। पहले तो बाय बर्थ, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो चाहे इंडिया के किसी भी टेरिटरी के ऊपर हुआ हो, वो चाहे आप राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ हो, छत्तीसगढ़ में हुआ, कहीं भी हुआ हो, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन है आपके पेरेंट्स का बर्थ होना चाहिए इंडिया का। अगर आपके पेरेंट्स इंडियन हैं तो डेफिनेटली आप भी क्या होंगे? इंडिया। और वो चाहे किसी भी टेरिटरी पे हुआ हो, पूरे इंडिया में कहीं भी। तीसरा बोला जाता है एट लीस्ट लिव्ड इन इंडिया फॉर 5 years
बिफोर 1950। तो ये तो 3 कंडीशन है जो आर्टिकल 5 कहता है कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है या आप कैसे इंडियन सिटीजन कहलाओगे, इसके लिए आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए या आपके पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्ट में रहते हो इंडिया में, डजेंट मैटर, लेकिन वो इंडिया से होने चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट अगर कोई 5 साल तक इंडिया में रहा हो, कब? 1950 से पहले पहले। ये अगर 1950 से पहले पहले कोई भी 5 साल इंडिया में रहा होगा तो इसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई होगी। ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है आपका? सिटीजनशिप का एक्ट। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो कैसे मिलती है वो? बाय बर्थ, पेरेंट्स बर्थ होना चाहिए इंडिया का, या 5 साल 1950। ये देखिए, ये वाली जो डेट है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली डेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 साल रहने से सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन 5 साल कब तक? 1950 से पहले पहले। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आप आगे सिटीजनशिप एक्ट में पढ़ोगे। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 5। चलिए आर्टिकल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? एक तरीका और होता है सिटीजनशिप लेने का, वो क्या है? अगर माइग्रेटेड टू इंडिया, कोई इंडिया में माइग्रेट हुआ है, कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? बिफोर 19th ऑफ जुलाई 1948। कोई भी ऐसा नागरिक जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड हुआ है इंडिया में, लेकिन कब? 1948 था, 1984 लिख दिया हमने, 1948। कोई भी ऐसा पाकिस्तान से नागरिक जो इंडिया में आ गया हो 1948 से पहले पहले, कब? 19th ऑफ जुलाई 1948, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। और एक कंडीशन और यहाँ पे बताई गई है, देखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। तो सेकंड कंडीशन देखो क्या कहती है। पहली कंडीशन तो सीधी सीधी है कि अगर वो 19th ऑफ जुलाई 1948 से पहले पहले माइग्रेटेड हो गया है तो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। कंडीशन सेकंड कहती है व्हाट माइग्रेटेड आफ्टर 19th ऑफ जुलाई 1948। लेकिन उसने, याद रखना, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया था, ठीक है, 19 ऑफ जुलाई 1948 से पहले पहले, लेकिन माइग्रेटेड कब हुए? ये इस डेट के बाद हुए। तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा? देन दे हैव टू स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 6 मंथ। देखो मतलब खाली 6 मंथ रहने से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आर्टिकल 6 क्या बात करता है? उन नागरिक को सिटीजनशिप देने की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेटेड हुए। आपको पता है बहुत सारे लोग इन पाकिस्तान से इंडिया आए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे जब देश का बंटवारा हुआ था, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उस केस में इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए आर्टिकल नंबर 6 में लिखा गया कि जो भी पाकिस्तान से इंडिया के लिए माइग्रेटेड हुए हैं, तो पहला तो ये बोला गया कि जो
19 जुलाई 1948 के अंदर अंदर, उससे पहले पहले कोई भी अगर यहाँ माइग्रेट हो गया होगा तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड बोला कि अगर आप माइग्रेट नहीं हुए लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि हम लोग इंडिया में आएंगे इस डेट से पहले पहले, तो अनमाइग्रेटेड बाद में हो रहे, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, सो डैट आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? बाय बर्थ, पेरेंट्स का बर्थ या एटलीस्ट 5 साल के लिए इंडिया में जो भी रहा होगा 1950 से पहले पहले, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। आर्टिकल नंबर 6 कहता है जो भी पाकिस्तान से माइग्रेटेड हुए उनकी कंडीशनें बताई कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले माइग्रेट हो गए हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया माइग्रेटेड बाद में हो तो 6 मंथ के लिए रहने के बाद आपको मिल जाएगी। ये है आर्टिकल नंबर 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 7 की बात करते हैं। आर्टिकल 7 की बात करते हैं। ये किसका, इसका प्रोविजन कौन सा? ये है आपका माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो उनकी कंडीशन क्या थी? इनकी कंडीशन ये थी, आफ्टर 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेटेड हुआ है तो उसको क्या होगा? नो इंडियन सिटीजनशिप। कोई भी नागरिक अगर 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट हो गया तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इससे पहले पहले माइग्रेटेड हुआ अगर वो चाहे तो नागरिक ले सकता है, जो पहले वाली कंडीशन को पूरा करके, आर्टिकल नंबर 6 वाली। तो आर्टिकल 6 उन नागरिकों की बात करता है जो माइग्रेटेड हुए पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 उन नागरिक की बात करता है वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेटेड हुए और किस केस में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 1 मार्च 1947 के बाद वाले को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। That is clearly mentioned in article number 7. Okay, let's talk about the article number 8. तो आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? ये बात करता है राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये इंडिया की जो सिटीजनशिप है उनके राइट क्या क्या है? राइट क्या क्या है? पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जिनका ओरिजिन इंडिया का है उनके राइट क्या क्या है, जिसको POI के नाम से भी जानते हैं, पीपल ऑफ PIO सॉरी पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, PI पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन। तो आर्टिकल नंबर 8 किसकी बात करता है? ये बात किसकी करता है? ये बात करता है राइट की, उन आदमियों के राइट की, उन पीपल के राइट की जो इंडिया की सिटीजनशिप है, जो पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन से बिलोंग्स करते हैं। अब ये PIO कैसे कैसे, कौन होता है PIO, किसकी बात करते हैं? देखो PIO कौन है, पीपल ऑफ इंडिया रीजन का मतलब क्या है, मैं इन तीनों चीज़ों को डिटेल में लिख देता हूँ। इसमें एक आएगा NRI, एक PIO और एक बात करता है OCI। तो ये इनका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट बातें ये भी। NRI किसको बोलते हैं? NRI यहाँ किसकी बात हो रही है? राइट की बात हो रही है, वो पीपल जो पीपल ऑफ इंडिया रीजन की, PIO की बात हो रही है खाली। और PIO होता क्या है ये बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है NRI। NRI आप सबने सुना होता है। NRI कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंटल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में फिलहाल नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन ही है।
इनको सारे राइट्स हैं, वो जो हमें है वो उनको है। पता है एनआरआई की कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई राइट की नहीं, वो सारे राइट हैं जो हमारे हैं। लेकिन आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? पीआईओ की। किसकी? पीपल ऑफ इंडिया रीजन की। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? ये पीपल ऑफ इंडिया रीजन कौन होते हैं? ये पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये नेबरिंग कंट्री जो होते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं होते। जैसे पाकिस्तान चला गया, कोई भूटान चला गया, नेपाल चला गया, श्रीलंका चला गया, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, इनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट फिलहाल नहीं लगता, ये नहीं होता, पीआईओ उनको नहीं मिलती। पीआईओ किसको मिलती है? देखो इसकी कंडीशन ये है कि अगर पेरेंट्स, फादर या ग्रैंडफादर जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो इंडिया को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू इंडिया, देन जो उसके बच्चे होंगे इनको पीआईओएस मिल जाएगी। लेकिन पीआईओ की कंडीशन ये है कि बिफोर 1950 वो माइग्रेटेड हो गए होंगे, मतलब उनके पेरेंट्स से वो इंडियन है, वो इंडियन है, लेकिन 1950 से पहले पहले माइग्रेट हो गए, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको पीआईओएस मिल जाएगी नागरिकता। कौन सी? पीआईओएस, मतलब पीपल ऑफ इंडिया रीजन। लेकिन एक ओ सी आई भी होता है। ओ सी आई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी आपका नेबरिंग कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन इसके उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये को पीआईओ और ओसीआई में फ़र्क ये है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये आफ्टर 1950 माइग्रेट हुए हैं, ये बिफोर 1950 माइग्रेट हुए हैं। अगर पहले माइग्रेट हुए तो पीआईओएस मिलेगी, और बाद में हुए तो ओसीआईएस मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका एनआरआई, पीआईओएस और ओसीआईएस। देखो इनके राइट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या राइट होते हैं। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए और किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट हुआ उनको तो नहीं मिलेगी। आर्टिकल 8 बात करता है कि राइट टू सिटीजन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया रीजन, तो जो पीपल ऑफ इंडिया रीजन है पीआईओ है, उनकी राइट की बात करता है। ये पीआईओ होता क्या है? एक तो होता है एनआरआई, ये मैंने आपको बता दिया। पीआईओ वो होता है जिनके पेरेंट्स इंडिया से होते हैं और वो 1950 से पहले पहले माइग्रेट हो गए कहीं भी बाहर, नेबरिंग कंट्री में नहीं, कहीं बाहर चले गए दूर, जैसे यूएसए चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, नेबरिंग कंट्री नहीं है हमारी, तो उनके बच्चों को पीआईओएस की मिल जाती है फैसिलिटी। ठीक है, ये फैसिलिटीज में कौन कौन सी आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ओसीएस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी नेबरिंग कंट्री में नहीं लगता, और ये आफ्टर 1950 है। बिफोर वाला पी होता है और आफ्टर वाला आपका ओ होता है, ओसीआई ओपीओआई। ठीक है, चलिए मैं इनके राइट बताता हूँ आपको कि इनके राइट क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एनआरआई होते हैं उन वो कौन होते हैं? जो लिव इन फॉरेन रहते हैं, तो वो बाहर है। सेम पीआईओ और ओसीआई भी दोनों सारे के सारे बाहर रहते हैं। दूसरा ये है कि ये इंडियन सिटीजन ही होते हैं, इनकी नागरिकता इंडियन ही होती है। जो एनआरआई होते हैं, एनआरआई की कंडीशन होती है कि आप कितना टाइम बाहर स्टे करें तो आपके आगे एनआरआई का टैग लग जाता है। नो इंडियन सिटीजन, नो इंडियन सिटीजन, इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती। जिनके पास पीआईओ और ओसीआई होता है तो उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती। इनके पास राइट टू वोट, पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ये वोट भी कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, एमएलए एमपी के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। यहाँ पे ना तो ये वोट डाल सकते हैं ना ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी सेम होता है। एनआरआई एनआरआई एज अ इंडियन ही आप ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता, सारे राइट वही है जो इंडिया को मिलते हैं, इंडिया के सिटीजन को मिलते हैं, क्योंकि ये है ही इंडियन सिटीजन है, सिर्फ बाहर रह रहे हैं। इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेशन का राइट होता है, मतलब ये कोई भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नौकरियां, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं वो सारी की सारी ले सकते हैं, इनके पास राइट होता है। हालांकि इनके पास नहीं होता जो पीआईओ ओसीआई होते हैं। फैसिलिटी वही मिलती है जो इंडिया वाले को मिलती है, फैसिलिटी सेम है इंडियन। यहाँ पे देखिए इनके लिए एक पीआईओ कार्ड चलाया गया 2002 के अंदर इन इंडिया के अंदर। इस कार्ड के अंदर क्या क्या इनको फैसिलिटी मिल सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी कुछ इनकी अलग अलग फैसिलिटी है। ओसीआई कार्ड चलाया गया 2005 में इंडिया के अंदर। एक पीआईओ कार्ड होता है, एक ओसीआई कार्ड होता है। जो पीआईओ होते हैं जिनको ये मिलता है उनके लिए पीआई कार्ड बना हुआ है, इसके कार्ड से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो सब कुछ इनके लिए फिक्स होती चीजें। ये इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो इनको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ओसीआई इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो इनको 5 साल रहना पड़ेगा इंडिया में, तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है इनकी कंडीशनिंग। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर मैं बताऊं आपको पीआईओ के बारे में, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा।
जिसके पास PIO कार्ड होता है उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जिनके पास PIO के राइट होता है। पहली बात तो नेबरिंग कंट्री पे नहीं लगता, मैंने बताया। ये 15 साल इनका वीज़ा फ्री होता है, लेकिन 2013 की 2015 कुछ एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं डेट। तो इसके बाद जो नया लॉ लाया गया उसके तहत यहाँ पे ये फ्री इनका भी लाइफ टाइम वीज़ा हो गया। जिसके बाद OCI है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वैलिड नहीं है, बाकी इनका लाइफ टाइम फ्री वीज़ा इनको मिलता है। अगर इंडिया में आना चाहिए तो इनका वीज़े के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री इनका वीज़ा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर तो 8 हो गया, जो PIO की बात करता है। सिंपल इतना ही था, लेकिन मैंने आपको लगभग 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा बता दी, NRI बता दिया, OCI बता दिया क्या होता है, ताकि आप ये वर्ड पढ़ो, आपको लगे ना कि ये वर्ड नहीं है कुछ। चलिए आर्टिकल 9 बात करता है आपकी इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन कैनॉट गेट अदर सिटीजनशिप। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन होगा वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि वो इंडिया सिटीजन ही रहे तो कहीं भी रहे, अगर वो सिटीजनशिप अडॉप्ट नहीं करता तब तक वो इंडिया का ही सिटीजन रहेगा। मतलब आप लोग ड्यूल सिटीजनशिप नहीं ले सकते इंडिया के अंदर। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप ली है आपकी, तो आपकी इंडियन ही रहेगी। अगर आप बाहर की अडॉप्ट करते हो तो आपके पास ये नहीं रहेगी। आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में सिटीजनशिप जा सकती है, किस किस कंडीशन में सिटीजनशिप आप ले सकते हो, इसकी अलग अलग कंडीशनें भी हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, ये बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यू रहेंगे सिटीजनशिप के राइट, इसके लिए ठीक है, इसके लिए क्या बोलता है कि तब तक रहेंगे जब तक ये राइट जो सिटीजनशिप के राइट बताए हैं यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। कब तक, जब तक until न्यू लॉ ऑन सिटीजनशिप, जब तक कोई न्यू कानून नहीं बनता सिटीजनशिप के ऊपर। हो सकता है कल को चेंज करके थोड़े राइट चेंज कर दे तो हो सकता है, अदरवाइज जब तक ये पुराने लॉ चल रहे हैं तब तक ये कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन रहेंगे। जो जो भी सिटीजनशिप के राइट हैं वो उन सबको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 11 की बात करते हैं लास्ट। ये क्या कहता है, ये सिंपल कहता है कि जो पार्लियामेंट है ये रेगुलेट करेगा टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप लॉ। इसका मतलब जो सिटीजनशिप लॉ है तो इनको रेगुलेट कौन करता है, पार्लियामेंट। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास राइट है, वो लॉ बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। मतलब पार्लियामेंट के पास राइट है। सेम आपने फंडामेंटल राइट में भी लास्ट आर्टिकल क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। सेम सिटीजन के ऊपर भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, इनके पास लॉ बनाने की पावर होती है और वो भी सिंपल मेजोरिटी से कोई भी लॉ बनाया जा सकता है सिटीजनशिप के ऊपर। तो एक बार मैं सारे आर्टिकल रिवाइज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपने NRC भी पढ़ना अभी, उसमें आपको बताता हूँ एक सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 उसमें क्या क्या कहा गया, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ओके, मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप जो आर्टिकल है और जो एक्ट है वो क्या है, वो सिटीजनशिप क्या है, वो पार्ट नंबर 2 में लिखी हुई है। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारी सिर्फ सिटीजनशिप की बात करते हैं।
इंडिया की सिटीजनशिप सिंगल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सोर्स इसका ब्रिटेन है। देन आफ्टर दैट मैंने आपको आर्टिकल नंबर 5 पढ़ा है। मैंने बोला कि आर्टिकल नंबर 5 साफ साफ कहता है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किससे मिलेगी, आपको बाय बर्थ मिलेगी, आपके पेरेंट्स के बर्थ से मिलेगी, आपको एटलीस्ट 5 साल 1950 से पहले इंडिया में अगर रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेटेड हुए, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले पहले, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, मतलब माइग्रेट हुए, रजिस्टर हो गए। लेकिन अब रजिस्टर करने के बाद 1948 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट होते हो तो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, सो डैट कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7, उनको सिटीजनशिप की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेटेड हुए। आर्टिकल नंबर 8 बात करता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो इंडिया की ओरिजिन है, पीआईओ जिसको बोलते हैं, उनकी राइट की बात करता है। और पीआईओ के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई, मैंने आपको एनआरआई के बारे में बताया। पीआईओ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइग्रेटर कब हुए, ये 1950 से पहले पहले हुए उनको मिलता है पीआईओ, ठीक है, बट ये नेबरिंग कंट्री पे नहीं चलता। और ओसीए में बता दिया, ये मैंने कुछ राइट बता दिया आपको। देन आफ्टर डैट हमने बात की इनके थोड़े से कि 15 साल के बाद, और 15 साल तक फ्री वीजा मिलता है, लेकिन अब ये लाइफ टाइम हो गया। सेम ओसीए का भी यही चेन है। आर्टिकल 9 किसकी बात करता है, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट गेट अदर सिटीजनशिप, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप है, ये सीधा सीधा आर्टिकल 9 कहता है कि आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि आपके जो राइट है सिटीजनशिप वो कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक कोई नया कानून इसके ऊपर नहीं आ जाता। आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सिंपल मेजोरिटी से कोई भी लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के ऊपर। यहाँ तक आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, मैंने रिवाइज भी कर दिया और अच्छे से पढ़ा भी दिया। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। देखो आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो क्वेश्चन बन जाएगा, पर आगे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आगे भी बनता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप के ऊपर तो बहुत सारे विवाद रहते हैं। देखो, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये टाइम टू टाइम अमेंड होते रहे। 1965 जो सिटीजनशिप एक्ट है ये क्या कहता है, हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, हमें इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें 5 पॉइंट बताए गए। सबसे पहले बाय बर्थ की बात की गई, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं होता है, मैं आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। आप बाय बर्थ ले सकते हो, बाय डिसेंट ले सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बाय नेचुरलाइजेशन ले सकते हो, या बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड से ले सकते हो। इन पांचों को समझने के लिए मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, पहला पॉइंट है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ का मतलब क्या है, ऐसा मतलब बर्थ से क्या मतलब समझते हो आप। मान लीजिए कोई फॉरेन कपल इंडिया का नहीं है, वो इंडिया में आता है, केम टू इंडिया, ठीक है, देन ये चाइल्ड को जन्म देते हैं, तो क्या इनको सिटीजनशिप मिलेगी इनके बच्चों को, तो इसका आंसर होगा नो, इंडियन सिटीजनशिप, मतलब इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, इफ इधर मदर और फादर आर इंडियन, अगर इनके पेरेंट्स में कोई इंडियन है जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो उनका अगर बर्थ होता है बच्चे का, तो उसको बाय बर्थ क्या मिल जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। मान लीजिए आपकी किसी की शादी फॉरेन में किसी के साथ होती है, तो आपका जो बच्चा होगा बाय बर्थ उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो लेना चाहे तो, राइट, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये मतलब होता है बाय बर्थ का। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई फॉरेन कपल इंडिया में घूमने आता है, वो किसी बेबी को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, तो क्या इनको इंडिया में आके तो इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स में किसी एक का इंडियन होना जरूरी है, इन दैट केस आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ये है बाय बर्थ का तरीका इंडियन सिटीजनशिप लेने का। सेकेंड बात करते हैं बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है। बाय डिसेंट से क्या समझते हो आप कि कैसे मिलेगी।
देखो बाय डिसेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इंडियन है, वो मैरिज करता है किसी फॉरेनर से, किसी फॉरेनर से मैरिज कर लेता है और इनका एक बच्चा होता है, ठीक है। अब बर्थ इसका पहले वाले का इंडिया में आके हुआ, तो इंडियन अगर कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन है तब मिलेगी। तो बाय डिसेंट कैसे मिलेगी अपने आप, अगर इन दोनों का कोई बच्चा होता है और ये 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो इनको बाय डिसेंट मेथड से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय डिसेंट मेथड से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। पेरेंट्स में कोई भी एक इंडियन एक बाहर का और इंडिया में बच्चे का बर्थ होता है, तो उस केस में सिटीजनशिप मिल जाएगी। और बाय डिसेंट का मतलब होता है कि एक इंडियन है अगर किसी फॉरेनर से शादी करता है, तो वो कहीं भी रह रहा है, अगर उनका बच्चा, अगर उनको वो रजिस्टर करवाते हैं इंडिया के अंदर, तो 1 साल के बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये होता है बाय डिसेंट मेथड से इंडियन सिटीजनशिप मिलना। एंड थर्ड मैंने क्या बताया, बाय रजिस्ट्रेशन। तो वाई रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगी, सिंपली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो पीआई होते हैं या ओसीआई होते हैं, तो ये अगर रजिस्ट्रेशन करवा के 7 साल तक रहते हैं और ये 5 साल रहते हैं, तो इनको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन से कैसे मिलेगी। ये 3 पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट या बाय रजिस्ट्रेशन, तीनों के तरीके से आप सिटीजनशिप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है बाय नेचुरलाइजेशन। इसको समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए नेचुरलाइजेशन से अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो कैसे लेनी होगी, क्या तरीका होगा। ठीक है, देखो ये कैसे मिलेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए कोई रिफ्यूजी है। ठीक है, रिफ्यूजी कौन होते हैं, जिनका कुछ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी वजह से वो बाहर के किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। देखो कैसे, ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अदर कंट्री सिटीजनशिप है, कोई अदर कंट्री का सिटीजन है। ठीक है, मान लो अदर कंट्री सिटीजन है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो इंडिया में आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ हो सकता है सिख के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, हिंदू के साथ हो रहा हो। जैसे हो सकता है कोई सिख कंट्री है जहाँ कोई हिंदू कंट्री है, वहाँ किसी जगह पे मुस्लिम के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो मतलब तंग होकर कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सेम अगर कोई बाहर की कंट्री का इंडिया में इस केस में आता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, एट लीस्ट 14 ईयर्स स्टे इन इंडिया। उसको 14 साल इंडिया में रहेगा, तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसमें भी एटलीस्ट वर्ड यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, 14 साल इंडिया में रहने के बाद सिटीजनशिप किसी को भी मिल जाती है, लेकिन कैसे, वो रजिस्टर करके रह रहा हो, पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि 14 साल से रह रहा है। उसमें 11 साल कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा और 3 साल वो बाहर भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 11 साल लगातार रहना पड़ेगा। और इस 14 साल के अंदर वो 3 साल बाहर भी जा रहा है, कभी 2-4 मंथ बाहर रह के आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट 11 साल तक वो इंडिया में रहेगा, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट कंडीशन ये है कि उसका वैलिड वीज़ा होना चाहिए। मतलब अगर जिस भी कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो वो एक वैलिड तरीके से आया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो
आपका इलीगल तरीके से आया है तो वो 14 साल से रह रहा है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वो वैलिड वीजे के साथ आया होना चाहिए, ठीक है। वो वैलिड वीजे के साथ इंडिया में आया होना चाहिए। वो 14 साल के बाद मिल जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाय नेचुरलाइजेशन से कितने साल के बाद सिटीजनशिप मिलती है, तो 14 साल के बाद, ठीक है। उन 14 साल में वो 11 साल तो कम से कम इंडिया में रहा होना चाहिए, मतलब 14 साल उसको 14 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और उसका कंडीशन है कि उसका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसका क्या होना चाहिए, वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ जो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। इस सिटीजनशिप एक्ट जो है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, देखो सिटीजनशिप जो 1955 है उसी अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। इसमें बार बार थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस लाए गए। एक 2019 में भी इसको चेंजेस किया गया, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अकॉर्डिंग देखो चेंजेस क्या किए गए। इसमें ये बोला गया सबसे पहले कि सिटीजनशिप और कैसे मिल सकती है आपको। पहले तो 14 साल वाला था, अब देखिए, चलिए इसको देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसमें बोला गया कि 5 साल अगर आप इंडिया में रहते हो तो भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। 14 साल की बात नहीं हो रही है, 5 साल की। लेकिन कंडीशन क्या दी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले वो इंडिया में आया होना चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान जो 31 अक्टूबर 2014 से पहले पहले इंडिया में रह रहा है लीगल तरीके से, तो उसको 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी, जैसे उसके 5 साल कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है कि इसमें मुस्लिम को नहीं मिलेगी, बाकी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी या जैन इनको मिल जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान के जो सिटीजन है वो अगर ऐसा कर रहे हैं इंडिया में तब मिलेगी। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो उसको 14 साल ही रहना पड़ेगा। कोई इंग्लैंड से आ रहा है उसको 14 साल ही रहना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अगर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी या जैन है, ठीक है, जैन है तो उनको 6 साल, उसको 5 साल के बाद मिल जाएगी, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इंडिया में आ चुके हैं, रजिस्टर हैं तो। और मुस्लिम को नहीं मिलेगी। ये इसलिए बोला गया कि इन नेबरिंग कंट्री के अंदर, जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, उसमें क्या है कि इनको लगता है कि इनके साथ क्या है, इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसके लिए इनको ये दिया गया राइट, ठीक है। बाकी इनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं कि भाई राइट टू इक्वालिटी का ये सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आप मुस्लिम को कैसे छोड़ सकते हो। तो ये चलती रहेगी बातें। तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 2019, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई, मैं आपको बताता हूँ, वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखो, फाइव स्टे इन इंडिया इधर वैलिड और इनवैलिड, मतलब ये भी बोला गया कि वो लीगल तरीके से रहें या जैसे भी रह रहे हैं, बट इंडिया में रह रहे होने चाहिए। इतने 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इंडिया में रहना स्टार्ट कर दिया होना चाहिए। कोई ना कोई प्रूफ होता है, लोग जहाँ भी रह रहे होंगे वो लोग बताएंगे, तो ये चीज़ भी है इसमें। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 5 साल के बाद रहने के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले यहाँ रह रहा है, तो ये कौन सी कंट्री पे लागू नहीं होता। तो 3 ऑप्शन दे देके एक चौथा ऑप्शन दे देगा। आपको डेट पूछी जा सकती है कि किस डेट से पहले पहले इंडिया में वो रहना स्टार्ट किया होगा जिसने, तो वो डेट पूछी जा सकती है। और ये 5 साल पूछा जा सकता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ठीक है, 19 है, उसमें कितने साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगा अगर ये कंडीशन पूरी होती है। तो ये तीनों बातें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज आपको 14 साल लगेंगे सिटीजनशिप लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस। नेक्स्ट देखिए, 5वां पॉइंट देखिए, वाई एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, जैसे मान लो कोई दूसरी कंट्री का कोई विलेज है, ठीक है, मान लीजिए दूसरी कंट्री का एरिया है और इंडिया उसको
एक्वायर्ड कर लेता है, इसको एक्विजिशन कर लेता है, उसका मतलब अपनी बाउंड्री के अंदर ले लेता है। ठीक है, उस एरिया के जितने भी विलेज के लोग होंगे तो उस पूरे विलेज के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये होता है वाई एक्विजिशन। ठीक है, वो होता है वाई एक्विजिशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कोई जैसे बांग्लादेश देश के साथ क्या हुआ था, कुछ उनके एरिया हमारी साइड आए थे, हमने कुछ उनको एरिया दिए थे। जैसे बांग्लादेश विलेज से बोल दो, लेट बांग्लादेश विलेज नाउ इन इंडियन रीजन। मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश विलेज है जो अभी इंडिया का रीजन हो गया है, देन दैट विलेज, पूरा का पूरा जो विलेज होगा, गेट इंडियन सिटीजन। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के रीजन है अभी। इसको बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है, किसके द्वारा मिलेगी उसको? बाय एक्विजिशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए कोई बाहर का कोई विलेज है, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, वो इंडिया के रीजन में आ गया, उसको सिटीजनशिप किसके तहत मिलेगी? तो बाय एक्विजिशन के तहत मिलेगी। चलिए, ये था आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रिकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ था 2019, उसके बारे में मैंने बता दिया। उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको 5 साल उसमें कर दिया गया, लेकिन उसकी कंडीशनें क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एंड कैसे कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एनआरसी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, किस तरह से सिटीजनशिप जा सकती है, या आप बोल सकते हो एंड ऑफ सिटीजनशिप। तो एंड कैसे हो सकता है? ठीक है, तो किस किस तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है उसके बारे में बताता हूँ। चलिए देखिए, सिटीजनशिप किस किस तरीके से जा सकती है। पहला होता है टर्मिनेशन तरीके से। एक होता है टर्मिनेशन, मतलब क्या होना, उसको टर्मिनेट कर देना, अलग कर देना। जैसे कैसे टर्मिनेशन कैसे होगी? जैसे मान लीजिए किसी ने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ली, तो वहां पे ऑटोमेटिक इंडियन जो सिटीजनशिप होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला? रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन क्या होता है? त्याग देना। त्याग देने का मतलब कि आप अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हो, कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं रखनी, तो आप इसको त्याग कर सकते हो। ठीक है, विलिंगली आप इसको लीव कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। तीसरा है डेप्रीवेशन। तो डेप्रीवेशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी के ऊपर सेडिशन चार्ज लगा है, देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है, वो उनका प्रूफ हो जाता है, तो इस केस में भी सिटीजनशिप जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप जब चली जाती है वो इंडिया में नहीं रह सकते। जैसे आप देख लो, अक्षय कुमार की सिटीजनशिप कनाडा की है, वो इंडिया में फिल्में भी बना रहे हैं, इंडिया में रह भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिटीजनशिप बाहर के, वो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी के ऊपर सेडिशन चार्ज लगता है, वो प्रूफ हो जाता है, कोर्ट उनको बोलती है कि भाई इनके ऊपर जो सेडिशन चार्ज लगाया ये बिल्कुल वैलिड है, तो इस केस में सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिटीजनशिप चलेगी तो इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो इंडिया में रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये होता है टर्मिनेशन होने का तरीका। लेकिन आपको मैं आपका ये हम पढ़ रहे थे किसका, एक मैंने आपको अमेंडमेंट बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका एक एक्सेप्शन होता है। चलो इसको रहने दीजिए, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एनआरसी की, कि एनआरसी क्या है, क्यों इसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरसी? क्योंकि एक तो, ठीक है, एनआरसी इसी का एक पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए व्हाई प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जैसे मैंने आपको बताया 5 साल वाला, तो उस पे ऊपर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों इसके ऊपर केस किए जा रहे हैं, क्यों इसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? इसका जो मैं आपको बताता हूँ, अपोजिशन क्या कहता है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी पार्टी इनके अगेंस्ट है, अपोजिशन क्या है, और जिसके एग्री हैं वो क्या कहते हैं, वो किस लिए एग्री हैं और अपोजिशन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला अपोजिशन का कहना है, ये राइट टू
इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इनका कहना है ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। अगर राइट टू इक्वालिटी है तो राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग सबका एक जैसा राइट है, तो ऐसे मुस्लिम को क्यों साइड किया गया। दूसरी चीज ये कहती है कि सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग भी केस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। मैं आपको प्रियम्बल में पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ कि सेकुलर क्या होता है। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री जिसमें रिलीजन की कंट्री नहीं है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो अपोजिशन का ये कहना है, इसके ऊपर भी केस किए जा चुके हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। उसके बाद जो एक एनआरसी है, एनआरसी मैं आपको बताता हूँ। ये इस बोला कि जो एनआरसी की जा रही है इस पे बहुत सारा खर्चा हो रहा है, इस पे बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है। तो इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? ठीक है, एनआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रजिस्टर वोटर। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर वोटर होता है। वोटर ऑफ सिटीजनशिप लिख लो, सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये भी है। जैसे अभी असम के अंदर किया गया, वहां पे 3 करोड़ की पॉपुलेशन में 19 लाख लोग हैं जो फेल हो गए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब कुछ पार्टियों का कहना है कि अगर 3 करोड़ में 19 लाख लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वो अभी इंडियन नहीं रहे। उनको एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया, वहां पे उनको रखा जाएगा अभी। तो इसलिए बोला गया कि भाई 19 लाख, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट बनाते ही नहीं है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे। तो पार्टियों का ये कहना, अपोजिशन का ये कहना है कि पहले इसका एक लीगल प्रोसीजर लेके आओ, लीगल तरीका लेके आओ, फिर ऐसा करो। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको निकाल दिया जाएगा। सो इसके लिए कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए। तो एनआरसी भी वैलिड है, सही है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, ये भी हमें पता चलेगा। तो एनआरसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी, मतलब एक नया तरीका लेके आना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा इसमें और भी रेक्टिफाई कर पाए और लोगों के साथ गलत ना हो। ठीक है, ये अपोजिशन का कहना है राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, इसमें सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। एनआरसी में खर्चे बहुत होते हैं। एनआरसी एक इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ही एक पार्ट है एनआरसी। ठीक है, और एग्री जो करते हैं उनका कहना ये है कि ये इंडिया के किसके लिए है, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए है, इंडिया की सुरक्षा के लिए है। और दूसरी चीज है कि उनके लिए अच्छा जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, एंड उनके ऊपर रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में बोला जाता है कि हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके लिए ये सही है। ठीक है, तो ये एग्री करने वालों का कहना है। अपोजिशन का कहना है कि ये इक्वलिटी के राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। ये एनआरसी किसका, इसी का एक पार्ट है, नेशनल रजिस्टर वोटर ऑफ सिटीजनशिप, तो ये इसी का एक पार्ट है। चलिए, एक लास्ट पॉइंट बच गया आपका, एनआरसी और एनपीआर, दोनों में क्या फर्क है और दोनों क्या क्या है, मैं आपको बता के इस क्लास को फिर खत्म करता हूँ। आपका सिटीजनशिप खत्म हो गया पूरा। एक है एनआरसी और एक है एनपीआर, दोनों का मतलब क्या है। इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल पॉपुलेशन इन रजिस्टर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये बेसिकली क्या है, ये है लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक लिस्ट है एक तरह की, जो इंडिया के सिटीजन है उनके लिए वैलिड लिस्ट है एक। ये कहना है इसका, ये लिस्ट है एक तरह की लिस्ट ऑफ जनरल डोमिसाइल।
मतलब कि इसमें सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, जो लास्ट 6 मंथ से इंडिया में रह रहे हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ वैलिड आएंगे, जिसके लिए उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेगा हम कि इंडियन सिटीजन काफी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड। अभी तक ये एनआरसी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सका, 2020 में भी, क्योंकि ये जो आपका सेंसस होता है जिसमें वो जो जनगणना होती है जिसमें काउंटिंग वगैरह होती है, सारे तरीकों का हिसाब था, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे, किनके पास क्या है, कितनी तरक्की हुई, वो सारा जो सेंसस होता है उसके लिए हेल्प करता है एनपीआर। ये लिस्ट ऑफ जनरल डोमिसाइल है, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन एनआरसी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये है आपका एनआरसी और एनपीआर। फुल फॉर्म पढ़ लेना, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसका अगेंस्ट लोग इसके अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया किसके तहत लोग अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका टोटली सिटीजनशिप के ऊपर क्लास, जिसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, आर्टिकल भी पढ़ा दिए, एनआरसी भी पढ़ा दिया, एनपीआर भी पढ़ा दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी पढ़ा दिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी पढ़ा दिया, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है ये भी बता दिया मैंने, और मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की। आई होप कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वो सिटीजनशिप एक्ट क्या है ये भी आपको समझ आई होगी, कैसे सिटीजनशिप मिलती है, क्यों इसके ऊपर विवाद हो रहे हैं, ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी गलत कुछ भी सही नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके से सही गलत होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है कुछ अच्छे के लिए ही करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, एंड आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी पॉलिटी की क्लास होती है इसके नोट्स हम लोग आपको ऐप में प्रोवाइड कर देते हैं, जो फ्री बैच है आपका। प्लस मैं आपको बीएमसी क्लासेस भी अच्छी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।